नमस्कार, जीके गुरु चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम। इससे पहले हम पढ़े थे भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है, और ये बहुत ही उपयोगी है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो अच्छे से हम इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए देखते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था, ठीक है। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा, अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना के दौरान, ठीक है, भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, परंतु यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी। वर्तमान में भारत में अलग करने का प्रावधान, ठीक है। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, ठीक है। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार एवं संयुक्त प्रांत और असम में, ठीक है, इन 6 जो राज्य हैं इनमें द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ, केंद्र में भी क्या हुआ, द्वैत शासन की प्रणाली जो है प्रारंभ हुआ। संघीय विषयों पर स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन, सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का विस्तार, ठीक है। दलित जातियों एवं महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था किया गया, ठीक है। 1935 में लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से, ठीक है। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस वेरियर थे, ठीक है। सर मैरिस वेरियर थे, सर मैरिस वेरियर थे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम जो था उनका मुख्य कौन था, नेहरू समिति के सदस्य, ठीक है। इनके जो सदस्य थे, जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उनके सदस्य समिति के जो सदस्य थे वो प्रथम थे मोतीलाल नेहरू, खुद अध्यक्ष जो, ठीक है। कांग्रेस से जो संबंधित दल तो जो है वो कांग्रेस से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ये भी कांग्रेस से संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये सचिव थे, ठीक है, कांग्रेस के। सर सैयद अली इमाम ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग से ये भी संबंधित थे। MS आडे हिंदू महासभा, MR जयकर हिंदू महासभा, GR प्रधान हरिजन, सरदार मंगल सिंह सिख, तेज बहादुर संप्रभु उदारवादी, MN जोशी श्रमिक संघ, ठीक है। 1935 के बारे में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था, ठीक है। इस कथन को याद रखिए दोस्तों, इनको पूछा जाता है, ठीक है। वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन, प्रांत कौन कौन से थे, ठीक है, ये देख सकते हैं, मद्रास,
बम्बई मध्य प्रांत, बिहार संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, उड़ीसा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध आसाम, पंजाब बंगाल। ठीक है, ये 11 जो है राज्य थे। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन कौन से थे और दल कौन कौन से थे। ठीक है, तो मद्रास से कौन निर्वाचित हुए थे? सी राजगोपालाचारी, ये कांग्रेस से संबंधित थे। बम्बई से बीजी खरे, ठीक है, ये कांग्रेस के दल से संबंधित थे। मध्य प्रांत से BN खरे एवं बाद में रविशंकर शुक्ला, ये कांग्रेस से संबंधित थे। बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये भी कांग्रेस से संबंधित है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से गोविंद वल्लभ पंत, ये भी कांग्रेस से संबंधित है। उड़ीसा BN दास, ये भी कांग्रेस से संबंधित है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब, ठीक है, ये गठबंधन सरकार हुआ। सिंध में अल्लाह बख्श मुस्लिम लीग से संबंधित है। बाद में बंदे सदुल्लाह खान वहाँ के मुख्यमंत्री बने। असम में मोहम्मद सादुल्ला, गठबंधन सरकार ये भी था। पंजाब में सिकंदर हजत खान, ठीक है। बंगाल में फजलुल हक मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन क्या था, देखते हैं इनके बारे में। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक संसदीय आयोग था जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। इसे ब्रिटेन से संबंध विकसित करने की भी स्वतंत्रता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होंगे। ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार कर लेगी, परंतु शर्त यह है कि ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं होगा तो वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकेंगे। ऐसे प्रांतों को भी अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा तथा उनकी स्थिति भी भारतीय संघ के समान होगी। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण। ठीक है, कांग्रेस जो है इनको क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अलग मांग को स्वीकार किया गया था। भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। ठीक है, ये दो कारण थे जिनके कारण कांग्रेस दल जो थे वो क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया। कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की ही बात कही गई थी। वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। वेवेल योजना, अब हम देखते हैं वेवेल योजना के बारे में। ठीक है, वेवेल योजना क्या था? वेवेल योजना 1945 में जारी हुआ। यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थक प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायस लॉर्ड वेवेल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जो योजना तैयार किया था, जो घोषणा किया था, उनको वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें दिया क्या था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस योजना के प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के
लिए एक प्रकार की अंतिम व्यवस्था करना, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर जो सभी जो रहेंगे सदस्य वो भारतीय होंगे, ठीक है। परिषद में स्वर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग अकारण नहीं करेगा, ठीक है। ये सब जो थे बेबल योजना में शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा तथा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। फलतः बेबल योजना विफल हो गई, ठीक है। इस कारण से बेबल योजना जो है विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? मुस्लिम लीग जो थे वो पाकिस्तान की अलग मांग के लिए अड़ी रही, ठीक है। अब हम देखते हैं शिमला सम्मेलन, ठीक है। शिमला सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। कांग्रेस इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे कांग्रेस केवल गैर मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाली संस्था के रूप में उजागर हो जाती। मुस्लिम लीग के इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन अंततः असफल हो गया। किस कारण से असफल हो गया? जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेकिन कांग्रेस जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग इसमें शामिल होता तो वो गैर मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने वाला संस्था में उजागर हो जाता, ठीक है, उनके रूप में उभर जाता। इस वजह से इनको निरस्त किया गया। कैबिनेट मिशन सन 1946। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे संबंधित थे, ठीक है। क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी से संबंधित ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। इस मिशन द्वारा 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नवत थे। तो वो कौन कौन से प्रावधान थे ये देख सकते हैं। इनके प्रावधान थे, पहला कौन सा था? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा तथा इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार संघ को होगा, ठीक है। दूसरा क्या था? संघ की अपनी कार्यपालिका और विधानपालिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। तीसरा क्या था? संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों और अवशिष्ट शक्तियों प्रांतों में निहित होगी, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो प्रांतों में निहित होगी। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देशी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है। पांचवा क्या था? यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। ये तय हुआ था किसमें? कैबिनेट मिशन के दौरान, ठीक है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या जो 26 तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या थी वो 33 थी, ठीक है। छठवां क्या था?
देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से नियुक्त की गई समिति के मध्य आपसी बातचीत द्वारा तय होना था। प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलकर अपने शासन संबंधी पृथक समूह बना सकते थे। ठीक है। सातवां क्या था, एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी होंगे। ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार जो है कैबिनेट मिशन जो है वो उन परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। ठीक है। जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य थे, परंतु वे मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी भारत सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। ठीक है। जो अंतरिम सरकार की जो समिति थी उनमें सदस्य कौन कौन थे और धारिता विभाग कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके अध्यक्ष थे। ठीक है। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। ठीक है। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इनके अंतर्गत शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके गृह सूचना एवं प्रसारण संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे। जान मथई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित थे। जगजीवन राम, ठीक है, श्रम विभाग से संबंधित थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। C.H. भाभा कार्य खनन एवं ऊर्जा। लियाकत अली खां वित्त संबंधित थे। अब्दुल रब नस्तार डाक पायु रेलवे एवं संचार। C. राजगोपालाचारी जी शिक्षा एवं कला। I. चुंद्रीगर वाणिज्य। गजनफर अली खान स्वास्थ्य एवं योगेंद्र नाथ मंडल विधि से संबंधित थे। ठीक है। इनको जो पद जो है क्षेत्रीय उनके कार्यरत में शामिल थे। ठीक है। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ठीक है। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिनको 2 राष्ट्र चला रहे हैं। मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया। अंतरिम सरकार में पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्यों जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे के स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। ठीक है। जो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे वो 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी। ठीक है। अब होता है माउंटबेटन योजना। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार
30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। ठीक है, सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन की वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के प्रमुख बिंदु निम्नवत थे। पहला क्या था? भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। दूसरा, इस राज्यों की सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जन्मजत संग्रह कराया जाए तथा सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वे किसने, अरे यार इन लोग कहीं भी नहीं छोड़ते, कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। तीसरा था, बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उसमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। संविधान सभा 2 भागों में बंट जाएगी, जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। दोनों राज्यों को डोमिनियल स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। पांचवा क्या था? देशी रियासतों को यह स्वतंत्र होगी कि वे जिनके साथ चाहे मिल जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो कंटेंट यही तक रखते हैं। कल से हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक क्लोज करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।